पेज नंबर 51 पे आ गए हम लोग, सेक्शन 195। सर काफी बार इसका रेफरेंस में आया, इस सेक्शन का रेफरेंस काफी बार आया है कि अगर आप पेमेंट नॉन रेसिडेंट को कर रहे हैं और वो पेमेंट अगर इंडिया में टैक्सेबल है, मे बी बिकॉज ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 एक मेन सेक्शन है जो नॉन रेसिडेंट की इनकम को इंडिया में टैक्स करना चाहता है ऑन द बेस ऑफ इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। पहले तो नॉन रेसिडेंट की इनकम होगी, नॉन रेसिडेंट की अगर इनकम होगी इंडिया में तब हम है कि उस पर टीडीएस काटेंगे और कैसे काटेंगे। ठीक सर, टीडीएस की क्लास में आपने जितने भी सेक्शंस पढ़े लाइक 194J, 194I, 194C, 194H, जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट करवा के पढ़ाया गया, कहां वॉल्यूम 1 में टीडीएस की क्लास में, सर वो सभी सेक्शंस में पेई कौन थे? रेसिडेंट पेई। आप रेसिडेंट पेई को फी फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहे थे 194J, रेसिडेंट पेई को आप रेंट दे रहे थे 194I। सर अगर नॉन रेसिडेंट रहे पेई तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 195। कुछ सेक्शंस आपने पढ़े हैं जो आर एन आर दोनों के लिए थे, लाइक कैजुअल इनकम का 30% आर एन आर दोनों के लिए है। आप स्पोर्ट्स पर्सन का सेक्शन अलग पढ़ चुके हैं, टीडीएस जो 20% का कटेगा। कुछ सेलेक्टिव 5% वाले सेक्शन आप पढ़ चुके हैं, एलबी, एलसी, एलडी, एलबीए, एलबीबी, एलबीसी, ऐसे करके आप सेक्शन सब पढ़ चुके हो, राइट। कुछ ऐसे सेक्शंस जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कॉमन थे आर या एनआर के लिए, जैसे सैलरी का सेक्शन 192 या कैजुअल इनकम 30% 194 बी एंड डबल बी, वहां पर पेई रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो चलेगा। कुछ सेक्शन ऑलरेडी स्पेसिफिक टू एनआर, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन 20% का टीडीएस का सेक्शन आप पढ़ चुके हैं। अदरवाइज और भी तो पेमेंट्स होते हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मैं एनआर को इंडिया से जो पर्सन एनआर को पे कर रहा है, यानी मेरे चलते एनआर को कौन सी इनकम हो रही है? रेंट की, कैपिटल गेन की, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, तो उसके लिए तो कोई सेक्शन हमने पढ़ा ही नहीं। तो उन सभी के लिए ये सेक्शन है कौन सा? 195। टीडीएस ऑन अदर सम्स पेएबल टू नॉन रेसिडेंट, ऐसा सम जो हम पे कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट को और जो इंडिया में टैक्सेबल हो बिकॉज ऑफ सेक्शन 9। तो सर पहले भी मैंने लिखा था सेक्शन 9 बताता है कि आपकी इंडिया की इनकम है ये, उसके बाद 115A बताता है कि किस रेट से टैक्स देना है। 115A कह लो, 115BBA कह लो, और 115AB, AC, AD, वॉटेवर, कोई सेक्शन हम जो पढ़े उसमें था कि वो इनकम किस रेट पे टैक्स होगी। अब हमारे पास सेक्शन 195 है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं उस पर हम किस रेट से टीडीएस काटेंगे और उसके कंप्लायंस क्या है। कंप्लायंस क्या है सर? एक इशू में बताता हूं क्या है यहां पे। एनआर ओन्स अ हाउस इन इंडिया, एनआर ओन्स अ हाउस इन इंडिया, ट्रांसफर्ड टू रेसिडेंट आर। ठीक, अब इस डील में एनआर को क्या होगा? कैपिटल गेन। मान लो मैंने ट्रांसफर किया आर को फॉर ₹50 लाख, तो पूरा का पूरा 50 लाख इस तरफ जानेगा, जाने वाला है, ऐसे समझो पेमेंट। सर एक नॉन रेसिडेंट जो ओनर है हाउस का, हाउस इंडिया में है, उसको वो रेसिडेंट को बेच रहा है 50 लाख रुपए में, तो पूरा का पूरा रेसिडेंट से 50 लाख रुपए जाने वाला है किसके पास? एनआर के पास। और इसमें अब बात चल रही है टीडीएस कितना कटेगा? 10%, 5%, 20%। बोला सर मान लो ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें 50 लाख में बेचा है तो क्या 50 लाख पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा? नहीं, हम इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर माइनस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करेंगे, कुल मिला के से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 12,50,000। बट ये कॉम्प्यूटेशन तो किसके हैंड्स में हो रहा है? ये जो कॉम्प्यूटेशन अभी मैं बता रहा हूं, ये सारे कॉम्प्यूटेशन कौन कर रहा है? एनआर अपने लिए कर रहा है। आर को थोड़ी ना पता है, ये सब चीजें एनआर के लिए हो रही हैं, एनआर के लिए। एनआर को पता है कि मैंने घर 50 लाख में बेचा है, इस घर का कॉस्ट कितना, इंडेक्सेशन कितना,
एनआर कॉम्प्यूट कर सकता है कि हाँ मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12,50,000 आ रहा है, लेकिन ये 12,50,000 आर को थोड़ी ना मालूम है। रेसिडेंट पेयर जो अभी की क्लास के लिए 195 में ये क्या कहलाएगा, डिडक्टर। इसको टीडीएस काटना है। सर रेसिडेंट पेयर है और ये पेई है। रेसिडेंट ने मकान खरीदा है जिसके कारण नॉन रेसिडेंट को कैपिटल गेन की इनकम होने वाली है। हमारे पास कोई डायरेक्ट सेक्शन नहीं है इस पर टीडीएस काटने के लिए। इस तरह की डील्स हमने अभी तक डिस्कस नहीं की। हाँ ये पता है कि अगर इंडिया का मकान बेचोगे, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट 911, यहां पर 911 लग रहा है, एनी इनकम एक्रूइंग और राइजिंग फ्रॉम अ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। घर है मेरा इंडिया में जिसको मैं बेच रहा हूं, 911 के कारण इनकम टैक्सेबल है, लेकिन पेमेंट आ रही है 50 लाख की और मेरे हिसाब से इनकम है 12,50,000 की। अब टीडीएस वो कैसे काटे? सर ये जो कैलकुलेशन है ये वो तो करेगा नहीं। कौन? पेयर, जो पैसा पे कर रहा है, उसने 50 लाख रुपए दे रहे हुए, और सर टीडीएस ना पेमेंट पे कटता है। मैं मान लो कहीं ऑडिट करने जा रहा हूं, ऑडिट फी लेता हूं तो उस पर टीडीएस कटता है। मैं उसमें कितना इनकम दिखाऊंगा, पीजीबीपी इनकम, उस पर थोड़ी ना टीडीएस कटता है। मेरे बारे में सोचो, मैं रेसिडेंट हूं और मैं ऑडिट करने जाऊंगा, 1 लाख रुपए की ऑडिट फी है, पूरे 1 लाख पर 10% का टीडीएस कटता है। उसमें मेरे जो ऑफिस के खर्चे वो थोड़ी ना घटा के सामने वाला टीडीएस काटता है। मैं लैंडलॉर्ड हूं, आप मुझे रेंट दे रहे हैं तो रेंट पे टीडीएस काटते हैं। आप मेरी एचपी इनकम पे थोड़ी ना टीडीएस काटते हैं। डोमेस्टिकली भी, डोमेस्टिकली मान लो मैं मकान बैंक को किराए पर दूं 5 लाख रुपए पर मंथ पे, वो जो बंदा टीडीएस काटेगा 10%, वो तो ग्रॉस पे काटता है, 5 लाख पे, इनकम पे नहीं काटता है। सर इंटरनेशनली भी यही कॉन्सेप्ट है। पेमेंट इंडिया में मैं किसी को दूं या इंडिया के बाहर किसी को दूं, जो अमाउंट पे करता हूं उस पर टीडीएस का कंप्लायंस होता है। उस पर नहीं होता कि सामने वाले के हैंड पर कितना वो रिड्यूस होकर इनकम में आ रहा है। जैसे मैं 50 लाख की पेमेंट कर रहा हूं, टीडीएस 50 लाख पर कटना चाहिए, न कि 12,50,000 पे। अच्छा प्रैक्टिकली एनआर क्या बोलता है? मैं तो 12,50,000 के लिए लायबल हूं इंडिया में। यानी हम जानते हैं इसका टैक्स रेट कितना है, 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर घर को बेचने से होता है तो उसका टैक्स रेट कितना है, 20%। क्या हम यहां पे 20% लगा सकते हैं सेक्शन 195 में? शायद नहीं लगा पाएंगे। सर एनआर के लिए कोई रेट ही नहीं दिया हुआ है सेक्शन 195 में। एक तो अभी तक हम लोगों ने इस तरह के कैपिटल गेन की इनकम, क्या हमने इसको 115A में डिस्कस किया क्या? नहीं। 115A में क्या था? फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और डिविडेंड। वहां रेंट कहां था? रेंट भी नहीं था और नहीं वहां कैपिटल गेन था। और आगे भी आपने जो कैपिटल गेन पढ़ा उसमें लॉन्ग टर्म में भी क्या था? वो सिक्योरिटीज को बेचने का कैपिटल गेन था, शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स। हमने एक्चुअली में घर को बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसका टैक्स रेट एनआर क्या है, ये तो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा नहीं, कैपिटल गेन की क्लास में 20% पढ़ा है। ठीक, अब टीडीएस के लिए कौन सा सेक्शन होगा? इनकम तो हो रही है एनआर को, कैपिटल गेन की इनकम तो हो रही है एनआर को, टीडीएस के लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे? सर 195 बेस्ट एग्जांपल है। 195 कहां कहां अप्लाई करेंगे? लिखना चाहें लिख लीजिए। रेंट पर अप्लाई करेंगे, कैपिटल गेन की पेमेंट पे अप्लाई करेंगे, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, जो कि स्पेशल सेक्शन 5% वाले में कवर ना हो, एलबी, एलसी और एलडी में कवर ना हो, तो इसी सेक्शन में टीडीएस कटता है 195 में। इंटरेस्ट पे डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट पे तो सेक्शन 115A का टैक्स रेट 20% है और टीडीएस रेट भी 20% है। सर 195 आप कब लगा रहे हैं? जब हम रेंट पे कर रहे हैं, एक ऐसी पेमेंट जिससे कैपिटल गेन की इनकम हो रही है। किसको? एनआर को। फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉर्मल इंटरेस्ट, कौन सा? एलबी, एलसी, एलडी 5% वाला नहीं, नॉर्मल से डिवेंचर का इंटरेस्ट। तो हम 195 अप्लाई करेंगे, लेकिन 195 में कोई रेट नहीं दे रखा है, यहां लिखता है रेट्स इन फोर्स। तो धर्म संकट क्या है कि 195 में आप रेट नहीं दे रहे हैं मुझे, 10%, 5%, 30%, किस रेट पे टीडीएस काटे?
बोला सर क्यों नहीं है इस रेट क्यों नहीं दिया हुआ है? सर नेचर के हिसाब से टैक्सेबिलिटी चेंज होगी ना, हमें नहीं पता है ना कि यहां कौन सा पेमेंट जा रहा है एनआर को। अभी तक जो हम लोग रेसिडेंट वाले सेक्शन पढ़ते थे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है 194C लगा दिया, 194H लगा दिया ब्रोकरेज पे, प्रोफेशनल फी पे 194J लगा दिया, रेंट पे 194I लगा दिया। पेमेंट का नेचर चेंज हो रहा था तो सेक्शन चेंज हो रहा था, लेकिन वो सारे सेक्शन रेसिडेंट के लिए थे, रेसिडेंट को पैसा जा रहा था। यहां पैसा एनआर को जा रहा है और इस 195 में रेट इन फोर्स वर्ड दिया हुआ है, कोई डेडिकेटेड रेट नहीं दिया हुआ है। तो इसको निकालेंगे कैसे अब हम डिटरमाइन करेंगे? या फिर सर सवाल है कि इस पेमेंट पर कितना % से टीडीएस कटेगा और कैसे कटेगा? मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो सर जब आपका ये कंफ्यूजन है तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 195 क्या कहता है। पेज नंबर जो आपके सामने है 51 और अगला पेज 52। क्या क्या तरीके हैं टीडीएस काटने के, रेट इन फोर्स को हम लोग कैसे देखते हैं, वो सब हमें डिस्कस करना है। एक बार आप इसे लिखिए कि ये पेमेंट पे अब टीडीएस का कोई रेट तो है नहीं, तो कैसे टीडीएस काटेंगे। और फैक्ट यही है कि आप बोलेंगे सर कैपिटल गेन पे 20% टैक्स रेट है, कैपिटल गेन पे 20% टैक्स है, तो पेयर के पास तो फिगर ही नहीं है 12,50,000 की। पेयर तो बोलता है 50 लाख की पेमेंट है, मैं तो अब 20% किस पे काट दूंगा फिर 50 लाख पे। तो एनआर के लिए तो ये गलत हो जाएगा ना। एनआर के पास पूरा ये 50 लाख इनकम नहीं है ना, इनकम उसके कितनी है 12,50,000। लेकिन 12,50,000 की फिगर एनआर के लिए उसको आर पेयर से, डिडक्टर को उससे क्या मतलब है? डिडक्टर बोलता है मैं तो 50 लाख की पेमेंट है। क्या ये 50 लाख होल अमाउंट इज टैक्सेबल? वेदर होल अमाउंट इज टैक्सेबल, होल ऑफ सच सम इज टैक्सेबल। अगर मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि पूरा 50,000 उसके हैंड पे टैक्सेबल है, तो आंसर इज नो। तो मैं 20% 50 लाख पे लगा नहीं सकता। दिख रहा है 12,50,000 की लॉन्ग टर्म आ रही है। अच्छा, ये आर बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कितनी इनकम दिखाओगे और तुम इंडेक्स कैसे करोगे, मैं तो टीडीएस काटूंगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है 195 के अंदर, उसको देखना है। ठीक, वी हैव स्टार्टेड सेक्शन 195 एंड हम एक प्रैक्टिकल केस डिस्कस कर रहे हैं यहां पे कि पैसा एनआर के पास जा रहा है इंडिया के बाहर, टीडीएस का सेक्शन 195, लेकिन रेट नहीं देता है, पूरा 50 लाख उसकी इनकम हो रही नहीं। तो अब क्या सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर एनआर के केस में? क्योंकि एनआर क्या चाहता है, इंडिया में जितना मुझे टैक्स लगना है उतना ही टैक्स कटे, ज्यादा नहीं कटे। रेसिडेंट हो तो वो तो रिटर्न फाइल करके मैनेज कर लेगा, एनआर भी कर लेगा, लेकिन एनआर बोलता है जरूरत से ज्यादा क्यों टीडीएस काट रहे हो। 194I क्या कहता है, जे क्या कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और वो तो रेसिडेंट एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो तो बाद में रिटर्न फाइल करके रिफंड भी ले लेंगे। मुझे तो परेशान मत करो, मुझे तो पूरा रुपया चाहिए। तो अब गवर्नमेंट क्या ऑप्शन देती है किसको, एनआर को। सेक्शन 195 में देख लेते हैं। इसे लिखिए, इसे लिखिए प्लीज। वन 195 वीडियो रोकिए और लिखिए इसे। चलिए, आप लोगों ने लिखा। सर लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर जैसे ही मैंने समझाया आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, टीडीएस काटना जरूरी है, तो मैं 50 लाख पर 20% टीडीएस काट के पैसा भेजूंगा। ज्यादा कट गया आई एग्री, लेकिन और कोई मेरे पास उपाय नहीं है, ज्यादा ना कटे। अब इसके लिए 195 क्या क्या कहता है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक, 195 देखो ज्यादा तो कटा है। पेयर को इनकम से, इनकम ऑफ एनआर से कोई मतलब नहीं है। पेयर ने 50 लाख रुपया दिया है, इसी पर टीडीएस का वो रेट अप्लाई करेगा। मेरे चलते उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, 20% का टैक्स रेट है एलटीसीजी पर। आई एग्री कि वो 12,50,000 पे टैक्स देगा 20%, लेकिन मैं 50 लाख पर लगाऊंगा। अब व्हाट इज द सॉल्यूशन? 50 लाख पर ना लगे, कम पर लगे, गलत टीडीएस ना कटे, ज्यादा ना कटे, उसके लिए 195 क्या सॉल्यूशन देता है एनआर के लिए। और अब इसके अंदर रेट्स इन फोर्स दिया हुआ है, टैक्स रेट भी मेंशन नहीं है, तो उसको भी कैसे देखना है। सर मैं आपको पहले भी पढ़ा रहा था तो द रेट्स इन फोर्स वर्ड आया था, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा
कि एक्ट में सेक्शन के अंदर बहुत सारे सेक्शन, टीडीएस के सेक्शन भी हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम 1 जब करवा रहा था तो जो हम लोग क्लास के अंदर पढ़ते हैं 194B के अंदर कि टीडीएस का रेट 30% है, एक्ट में देखोगे तो नहीं लिखा हुआ है। एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस में टीडीएस के रेट लिखे हैं, कुछ सेक्शन के अंदर रेट्स इन फोर्स लिखे हैं। तो ये रेट्स इन फोर्स देखते कैसे हैं ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको पता चलेगा कैसे देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग बिजनेस ट्रस्ट की क्लास में थे, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तो वहां भी मैंने बोला था कि सेक्शन के अंदर वर्ड है रेट्स इन फोर्स, टीडीएस का रेट नहीं दिया हुआ है। रेट्स इन फोर्स को फाइनेंस एक्ट की मदद से देखा जाता है और फिर वहां पर हमें टीडीएस का रेट पता चलता है। ये मैंने हिंट दिया था और मैंने बोला था उसको मैं अलग से किसी लेक्चर में कवर कराऊंगा, तो आज इस लेक्चर में कवर करा दे रहा हूं 195 में। एंड इसमें अमेंडमेंट भी है इस बार फाइनेंस एक्ट 2019 की। ये थोड़ा सा रेड लाइन यहां मेंशन है, थोड़ा सा रेड लाइन यहां मेंशन है और उसकी एक्सप्लेनेशन यहां दी हुई है। अमेंडमेंट के कारण मैंने इसके टेक्स्ट को काफी इंप्रूव किया है पिछले एडिशन से, राइट। सेक्शन 195 की जगह भी मैंने शिफ्ट की और इसको इंप्रूव भी किया है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा दी है इस बार नोट्स में मैंने। सर डेड सेक्शन था ये, इंस्टीट्यूट इस पर सीरियस नहीं थी, खाली यहां एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एनआर के लिए 195 है। बट इस बार चूंकि अमेंडमेंट्स हैं तो मैंने सोचा कि चलो इसमें अच्छा कनेक्शन दे देते हैं। एक 195, 195A, 206AA और एक रूल्स है, सारी बात समराइज भी हो जाएगी और एक चीज पढ़ भी लेंगे अमेंडमेंट्स, और दूसरा ये रेट्स इन फोर्स अगर सेक्शन के अंदर लिखा है तो इस पर रेट कैसे निकलेगा टीडीएस का। सर हमने तो क्लास में पढ़ा है हर जगह टीडीएस का रेट, वो आपको पढ़ाया जाता है हर सेक्शन के अंदर, टीडीएस के हर सेक्शन के अंदर डायरेक्ट टीडीएस रेट नहीं दिया हुआ है। 194B, 194BB में जब आप रहते हैं तो क्लास के अंदर बताया जाता है कि 30% का टीडीएस रेट है। जब आप एक्ट में जाके पढ़ोगे 194B, 194BB तो उसके अंदर वर्ड है रेट्स इन फोर्स, 30% नहीं लिखा हुआ है। तो एक होता है एक्ट में क्या लिखा और एक होता है कि हम आपको पढ़ाना क्या चाहते हैं एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में क्या पूछता है। स्टडी मैट भी लिखती है 30%, लेकिन है नहीं एक्ट में दिया हुआ, लेकिन आंसर भी आएगा 30% ही, इसीलिए ठीक है। सर मान लो इस रेट्स इन फोर्स का आंसर एक्ट को देख के 30% आए तो मुझे यहाँ डायरेक्ट 30% लिखने में क्या दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत नहीं पढ़ रहे, आप सही पढ़ रहे हो हर जगह। आइए 195 मेनली एनआर के लिए है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनआर। एक बात कंफर्म है कि इसमें पेई जिसको पैसा मिल रहा है, डिडक्टी जिसका टैक्स कटेगा वो एनआर है। लेकिन ये कौन है सर? डिडक्टर, पेयर, टीडीएस जो काटेगा ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है। लिखिए रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बोथ। सामने वाला एनआर है नॉट बीइंग अ कंपनी और अ फॉरेन कंपनी, जिसको मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं जो एलबी, एलसी और एलडी में चला जाए, क्योंकि वहां से रेट प्रिस्क्राइब्ड है 5-5%, उसका 195 में आने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये ब्रैकेट यहां पर कट कर दीजिए, ये जो ब्रैकेट है एलसी के बाद उसको एलडी के बाद लगा दीजिए। हम नॉर्मल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, एलबी, एलसी, एलडी वाले की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एलबी, एलसी, एलडी में तो डायरेक्ट 5% का टीडीएस रेट दे रखा है वहां पे। तो इंटरेस्ट पेएबल टू एनआर अदर देन एलबी, एलसी, एलडी और एनी अदर सम चार्जेबल, कोई भी इनकम, कोई भी पेमेंट जो इंडिया में टैक्सेबल हो, एनी अदर सम चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट का मतलब ऐसी कोई भी पेमेंट जो जा रही है एनआर को जिस पर इंडिया में टैक्स लगने वाला हो। लेकिन सैलरी को छोड़ के बोला। सर सैलरी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सैलरी के लिए अलग से सेक्शन है ना 192, वही अप्लाई होता है। लिख लीजिए 192। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में अदर सम चार्जेबल के एग्जाम्पल में ऊपर एरो देके मैंने आपको पहले लिखा रखा है रेंट, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, आप फिर से लिख लीजिए। अदर सम चार्जेबल नहीं लिखे तो इसके अंदर रेंट आ सकता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो है ही पहले से, रेंट, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, और अभी जैसे पेमेंट मैंने दी आपको और आपको कैपिटल गेन हो गया। सम चार्जेबल मैं पेमेंट करूं और आपका वो पेमेंट इंडिया में टैक्सेबल हो। सर ये कैपिटल गेन की कंसीडरेशन भी आएगी इसमें? आएगी, क्यों नहीं आएगी? कैपिटल गेन की कंसीडरेशन भी आएगी। शैल, अब टीडीएस काटेगा पेयर। पेयर कौन है?
एनी पर्सन, कौन, आर या एन आर, शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम और एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सर ये क्रेडिट और पेमेंट तो हमेशा रहता है ये टीडीएस में, विच एवर इज अर्लियर। बट अब देखिए क्या लिखता है, डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ऑन एट द रेट्स इन फोर्स। टीडीएस का रेट जो होना चाहिए वो नहीं दे रखा है। अच्छा बताता हूं अभी इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अगर आपके सेक्शन में एट द रेट्स इन फोर्स हो तो इस रेट्स इन फोर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, ये रेट्स इन फोर्स वर्ड हमारे जो सिक्योरिटाइजेशन के 3 सेक्शन थे, सिक्योरिटाइजेशन के, इन्वेस्टमेंट फंड के और बिजनेस ट्रस्ट के, वहां भी था। मैंने बताया था आपको कि वर्ड जो है एक्ट में रेट्स इन फोर्स है। 194B में भी यही है, 194BB में भी यही है। देखेंगे कैसे निकालते हैं। फिलहाल यहां मैंने क्या बोला, एनी पर्सन में कौन आ सकता है, आरबी और एनआरबी, उसी का ये एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन डिडक्टर के लिए, इसके लिए क्या कहता है, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द सबसेक्शन 1, ऑब्लिगेशन यानी डिडक्ट करने वाला डिडक्टर के लिए, एंड टू मेक डिडक्शन thereunder applies and shall deemed to have been applied and extend and shall deemed to have been always been extended to all person, चाहे वो आर हो या एनआर। और वो एनआर क्या कहता है, मेरा इंडिया में तो कोई प्रेजेंसी नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई घर नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, मैं क्यों टीडीएस काटूं, नहीं कह सकता है। सर कुछ जजमेंट्स आ गए कि अगर एक एनआर दूसरे एनआर को पेमेंट कर रहा है तो ये सेक्शन पॉसिबल नहीं है लगाना, बट जबकि गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन नहीं था। गवर्नमेंट बोलती है अगर एक एनआर दूसरे एनआर को पेमेंट कर रहा है और वो पेमेंट इंडिया में टैक्सेबल है, इनकम है इंडिया की, तो फिर एनआर को टीडीएस काट के जमा करना होगा, कंप्लायंस करना होगा। अब एनआर बोलता है क्या कि मेरा कोई रेसिडेंस, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कनेक्शन नहीं है, तो भी, हाँ तो भी, वेदर और नॉट। तो सर कुछ कंफ्यूजन जब होती है, कोई जजमेंट आ जाते हैं ऐसे एसएससी के फेवर में, तो उसको तोड़ने के लिए, रोकने के लिए हम ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन ऐड करते रहते हैं। वही चीज सर इस 5 लाइन में जो बात लिखी है ना, वो बात मैंने यहां पे समराइज कर दी। एनी पर्सन इंक्लूड्स रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, यानी अल्टीमेटली पढ़ो तो ऐसे होगा कि एक एनआर दूसरे एनआर को पेमेंट कर रहा है, लेकिन वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, क्योंकि इससे पेमेंट मान लो घर बेचने का दिया, एक एनआर दूसरे एनआर को घर बेच रहा है, वो घर इंडिया में है, तो इनकम इंडिया में आ गई। क्लियर। तो सर ये 5 लाइन एक तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये समझ गए हैं कि यहां पर डिडक्टर, पेयर, एनी पर्सन, आर एनआर दोनों हो सकता है। अब है सर रेट्स इन फोर्स कैसे देखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये आपके ऑफिस में भी काम आएगी, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी काम आएगी, एग्जाम के लिए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ तो जाएंगे कि रेट्स इन फोर्स क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं कहां, सर जब सेक्शन के अंदर लिखा हो रेट्स इन फोर्स तो आपको डेफिनेशन में जाना होगा, सेक्शन 2 वाले डेफिनेशन में। मेरे सामने इनकम टैक्स एक्ट है, मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हूं, मैं इनकम टैक्स india.gov.in के होम पेज पे हूं। चलिए सर होम पेज पे आ जाता हूं, ये होम पेज है, मैं इसके एक्ट में जा रहा हूं, यहां पे एक्ट से इनकम टैक्स एक्ट में जा रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट से सेक्शन 2 में जा रहा हूं, दिख रहा है। सेक्शन 2 डेफिनेशन को कवर करता है, मैं अब डेफिनेशन में जा रहा हूं रेट्स इन फोर्स, क्योंकि सर एक्ट के अंदर यहां लिखा है रेट्स इन फोर्स, तो मुझे इसके डेफिनेशन में जाना होगा। यस सर ये डिफाइन है, टीडीएस रेट देखना हो तो डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। तो सर रेट्स इन फोर्स कहां देखेंगे, डेफिनेशन में जाके। अभी पी चल रहा है, PQR, आर रेगुलर रिकॉग्नाइज्ड, ये आ गया 2 क्लॉज 37 है, रेट्स इन फोर्स। रेट और रेट्स इन फोर्स और रेट्स इन फोर्स अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, क्या ध्यान रखना, ये रेट्स इन फोर्स कहां डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 37A में। अब मैं 1 को नहीं पढ़ूंगा, मैं 2 को नहीं पढ़ूंगा, 3 को पढ़ता हूं, क्योंकि 3 में मुझे मेरा सेक्शन दिख रहा है 195, और ये तीनों सेक्शन हमारे वही हैं जो कहां आए थे। एक आया था बिजनेस ट्रस्ट में वॉल्यूम 2 चैप्टर 17, एक आया था इन्वेस्टमेंट फंड में वहीं पढ़े, एक आया सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में। ये 3 सेक्शन हमारे कहां रखे हैं, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड के चैप्टर में, जिसके यूट्यूब पे क्लासेस हैं। इन तीनों की पूरे चैप्टर की तो यूट्यूब पे क्लास है। चैप्टर नंबर 17 जो हमने वॉल्यूम 2 में कवर किया, उस पूरी क्लास यूट्यूब पे, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट। तो चलिए मैं 1 नहीं पढ़ रहा, अभी 2 नहीं पढ़ रहा, 3 पढ़ रहा हूं। बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स
अंडर सेक्शन 95 द रेट और रेट्स इन फोर्स rates of income tax specified in this behalf in the finance act for the relevant years or agreement DTAA agreement। यानी ये जो रेट्स इन फोर्स TDS काटना है, आप क्या तो फाइनेंस एक्ट देखो या DTAA का रेट देखो, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, सामने वाला TRC देता है तो यहां हमें कंपैरिजन मिल रहा है। मैं किस रेट से TDS काटूं, वो रेट जो फाइनेंस एक्ट में लिखा हो या वो रेट जो DTAA में लिखा हो। अब है कि सर DTAA के लिए DTAA में जाके पढ़ेंगे, वो भी मैंने आपको DTAA की क्लास में बताया था कि DTAA कैसे देखा जाता है। एक बार फिर से बता देता हूं, आप DTAA में पीछे आ जाइए और पीछे आ जाइए और पीछे आ जाइए होम पेज। सर अभी मैं आपको सेक्शन 2 क्लॉज 37 में बता चुका, वहां कहता है DTAA में जाइए या फाइनेंस एक्ट में जाइए, तो पहले DTAA में चल लेते हैं। होम पेज में वापस आ गए, होम पेज में यहां है टैक्स ट्रीटी, यहां पे टैक्स ट्रीटी था, देखिए वापस इस जगह पे कर्सर घूम रहा है, इस जगह पे टैक्स ट्रीटीज है। टैक्स ट्रीटीज को क्लिक करेंगे, DTA टाइप में कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट को कनेक्ट करेंगे, ऑल में अब आप जो भी पढ़ना है सामने में दिख रहा है, कंट्री अल्बानिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। अब मान लीजिए आप पेमेंट ऑस्ट्रेलिया के रेसिडेंट को कर रहे हैं, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं। आप इसमें क्या पेमेंट कर रहे हैं, रॉयल्टी, तो रॉयल्टी का आर्टिकल 12 के आसपास चलता है। ये देखिए रॉयल्टी आर्टिकल 12, और इसमें लिखा हुआ है रेट किससे अधिक नहीं होगा, तो जब इसको ब्ला 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 करके पढ़ेंगे तो इसके अंदर कभी लिखा हुआ रहेगा 10%, कभी लिखा होगा 15%। तो ये 10% 15% के रेट जो लिखे हुए हैं आर्टिकल 12 में, रॉयल्टी में आर्टिकल 12 ऑफ DTA बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अब ये एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ऑस्ट्रेलिया का रेसिडेंट है जो इंडिया से रॉयल्टी की इनकम अर्न कर रहा है। तो सर प्रैक्टिकल लाइफ में जिस भी पर्सन की इंडिया में इनकम हो रही है कंपनी की, वो किस कंट्री से, उस कंट्री का DTAA जाके देख लीजिए। रॉयल्टी का मुझे याद है आर्टिकल 12 है, पहले बताया भी ना, आर्टिकल 4 रेसिडेंस का है, आर्टिकल 5 PE का है, आर्टिकल 7 बिजनेस प्रॉफिट का है, प्रोफेशनल सर्विस का आर्टिकल 14 15 होता है। वो तो पढ़ने वाली बात है, मेरा पढ़ा हुआ है ये सब, तो मैं आपको बता रहा हूं। एनीवे सर, हमने 195 के लिए जो रेट्स इन फोर्स है उसमें कहता है DTAA का रेट भी आ सकता है और एक्ट का रेट भी आ सकता है। और हम लोग DTAA की क्लास में क्या पढ़े थे, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल को लेंगे। तो अब बोलता है 195 के लिए एक्ट का रेट देखो, तो मैंने आपके सामने फाइनेंस एक्ट खोल लिया, मैंने आपके सामने ये फाइनेंस एक्ट खोल लिया। ये फाइनेंस एक्ट है, फाइनेंस कौन सा एक्ट, नंबर 2 एक्ट 2019, द फाइनेंस एक्ट 2019। आप चाहो तो फाइनेंस एक्ट 2020 खोल लो। जो बच्चे ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए तो अभी ऑफिस में कौन सा फाइनेंस एक्ट काम चल रहा है, फाइनेंस एक्ट 2020 करंट पे वो काम करते हैं। हम पढ़ाई के लिए 1 साल पीछे रहते हैं। अगर आप ऑफिस में किसी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये एक्ट काम आएगा, और अगर आप किसी का करंट ईयर का कंप्लायंस कर रहे हैं तो फाइनेंस एक्ट 2020 काम आता है, फाइनेंशियल ईयर 2021। तो सर मेरे सामने फाइनेंस एक्ट 2019 है। अब इसके चैप्टर 1 के अंदर सबसेक्शन 2 के अंदर यहां देखिए चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 चालू हो गया। फाइनेंस एक्ट का चैप्टर 1 चैप्टर 2 रेट्स ऑफ इनकम टैक्स के लिए फाइनेंस एक्ट क्या कहता है, यहां पे 2 है, 2 के अंदर सबसेक्शन 1, ये सेक्शन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर फाइनेंस एक्ट का चैप्टर है, ये सेक्शन 2 फाइनेंस एक्ट का सेक्शन है। इसको क्या कहेंगे मालूम है, सेक्शन 2 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019। ठीक सर, इसके अंदर सबसेक्शन 1 छोड़ दीजिए, सबसेक्शन 2 छोड़ दीजिए, सबसेक्शन 3 छोड़ दीजिए, दिख रहा होगा आई होप। थोड़ा सा और मैंने बढ़ा दिया साइज, थोड़ा और बढ़ा देता हूं, क्लैरिटी आएगी। 3 छोड़ दिया मैंने, मैं 4 पे जाऊंगा और 4 के बाद 5 पे आऊंगा। देखिए 5 में आ गया 195। सर रेट्स इन फोर्स में गया, मैं 195 पढ़ रहा था, आप सीक्वेंस से समझिए। मैं पढ़ रहा था 195, वहां लिखा था रेट्स इन फोर्स, फिर मैं चला गया इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 37 डेफिनेशन में, वहां बोला जाओ फाइनेंस एक्ट में जाओ, मैं आ गया फाइनेंस एक्ट में। फाइनेंस एक्ट में चैप्टर 2 के अंदर रेट्स ऑफ इनकम टैक्स में मैं आ गया सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 में। देखिए यहां पे 195 आ गया, बोला 195 का रेट्स इन फोर्स देखना है, तो अब ये मुझे फिर आगे भेजता है, कहां, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में। अब ये कहां मिलेगा,
इसी फाइनेंस एक्ट में जब मैं नीचे जाऊंगा तो फर्स्ट शेड्यूल दिखेगा, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट 2 दिखेगा। तो मैं एक दूसरा फाइनेंस एक्ट यही वाला खोल रखा हूं, देखिए ये पेज नंबर 4 पे हूं। अब इसी के नीचे मैं 78 नंबर पेज पे जा रहा हूं, सेम फाइनेंस एक्ट जो 114 पेज का मेरे सामने है। ये देखिए पार्ट 2 दिख गया। पार्ट 1 में नहीं जाना है, देखिए इसमें पार्ट 1 भी है, ऊपर आ रहा हूं मैं। शेड्यूल फाइनेंस एक्ट के नीचे जाते जाएंगे तो फर्स्ट शेड्यूल आ जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 में नहीं जाना है, क्या कहा अभी 195 के टीडीएस रेट के लिए कहां जाइए, पार्ट 2 में जाइए। मैं नीचे जाऊंगा पार्ट 2 में। सर इस वीडियो को संभाल के रखिएगा, ऑफिस में काम आएगा। प्रैक्टिकल जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें काम आता है। ये आ गया पार्ट 2 और देखिए यहां लिखा हुआ है टीडीएस के रेट्स और यहां सेक्शन 195। हम सेक्शन 195 में है ना, ये रहा 195। ऐसे ही इन सब सेक्शन में 193, 194, 194 ए, बी, डबल बी, डी, एलबीए, एलबीबी, एलबीसी, सब में यही वर्ड लिखा हुआ है रेट्स इन फोर्स, और सब में यही प्रोसेस फॉलो करके इस पेज पे आते हैं। अब हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, किसकी इनकम पर टैक्स काटना है। सर वो पैसा कौन ले रहा है, पर्सन अदर देन कंपनी में भी कौन, रेसिडेंट और या फिर नॉन रेसिडेंट। अब 195 में पेई जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो कौन है, नॉन रेसिडेंट। ठीक सर, ये जिसको इनकम हो रही है, जिसको इनकम हो रही है, जिसकी इनकम पर डायरेक्टर को टीडीएस काटना है, क्या वो पर्सन अदर देन कंपनी है, उसमें भी वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो चलो हमारे एग्जांपल में आप फॉरेन कंपनी हो, मैं फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहा हूं, तो आइए नीचे चलते हैं। नीचे कंपनी है, कंपनी में डोमेस्टिक या फॉरेन, ये देखिए अब आ गए फॉरेन कंपनी। अब बोलिए कौन सी पेमेंट कर रहे हो, लॉटरी की तो 30% का टीडीएस, हॉर्स रेस की तो 30%, इंटरेस्ट तो 20%, लेकिन एलबीएलसी वाले को छोड़ के क्योंकि उसका 5% है। सर यही इंटरेस्ट 20% तो आपने 115A में पढ़ा था। अच्छा और क्या पेमेंट कर रहे हैं आप, रॉयल्टी की 10%, यानी 195 में अगर मैं रॉयल्टी पे करूंगा तो टीडीएस रेट 10%। वही चीज आपने 115A में भी पढ़ा था कि रॉयल्टी इनकम पर एनआर के लिए 10% का टैक्स है, टीडीएस रेट भी वही है। और क्या जानना चाहते हो, फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेट कितना है, 10%। डेज ईयर के हिसाब से 50 भी है, 10 भी है। अब देखिए यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहां पे 112A वाला है, यहां पे नॉर्मल वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। यानी हमारा सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, लॉन्ग टर्म 20%। तो सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 20% प्रिस्क्राइब्ड है, मैं 20% काटूंगा, यानी मैच कर गया। 112 के अंदर भी 20% है और 195 के अंदर भी 20% है। बट सवाल क्या है हमारे पास, सवाल है कि क्या हम 20% 50 लाख पे काट लें, गलत नहीं हो जाएगा। सर अगर मैं एनआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो पेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स रेट है, ऐसा कौन कहता है, 112। पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो अभी मैंने बताया 195 में वर्ड क्या है, रेट्स इन फोर्स, और जब मैं उसके डेफिनेशन में जाता हूं, फाइनेंस एक्ट में जाता हूं, फाइनेंस एक्ट के अंदर मैं शेड्यूल फर्स्ट के अंदर पार्ट 2 में जाता हूं तो मुझे रेट कितना मिलता है, 20, मैच कर गया। लेकिन सवाल है कि 20 पूरे 50 लाख पे लगा दूं सर, उसका भी अभी तोड़ निकलेगा। अभी तुम लोग खाली क्या जान पाए हैं, रेट्स इन फोर्स। समझ गए रेट्स इन फोर्स कैसे देखना है। सर फिर से बताओ, अरे बेटा फेस टू फेस क्लास में तो आप है नहीं, वीडियो को फिर से चला लो, वीडियो को फिर से चला लो और नोट करो क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए, क्या लिया। पर फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं पहले एक्ट में पढ़ रहा था 195, तो वहां मिला रेट्स इन फोर्स। फिर मैं गया वेबसाइट पे, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर गया, मैं वेबसाइट पे इनकम टैक्स के अंदर गया, डेफिनेशन में सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 के अंदर रेट्स इन फोर्स डिफाइन था। वो बोलता है 195 के लिए कहां जाओ, फाइनेंस एक्ट में जाओ। फाइनेंस एक्ट के चैप्टर 2 में गया स्टार्ट में, तो वो बोलता है कहां जाओ, पार्ट 2 फर्स्ट शेड्यूल। तो मैं फाइनेंस एक्ट के नीचे गया, कहां, शेड्यूल 1 फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में। वहां मैंने देखा कि मैं पेमेंट किसको कर रहा हूं, कंपनी को। कंपनी में भी किसको कर रहा हूं, फॉरेन कंपनी को। तो उसके अंदर पढ़ते पढ़ते 10वें नंबर पॉइंट पे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग वाला मिला 20%। ऐसे जाना है, ऐसे देखते हैं क्या 195 का रेट्स इन फोर्स। अगर आप बच्चे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस वालों को भी बताइए, टीडीएस सेक्शन होगा, जो आदमी टीडीएस काटता होगा फॉरेन की पेमेंट्स पर,
उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। एग्जाम में रेट्स इन फोर्स लिखना होता है, रेट क्या होता है वो दिया रहता है क्वेश्चन में, याद करके नहीं जाना इस पूरी लिस्ट को, लेकिन इसको देखते कैसे हैं वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। और सर हम टीचर्स आपको डायरेक्ट बताते हैं, जैसे रॉयल्टी का क्वेश्चन है तो मैंने आपको बता दिया पहले ही 10% टीडीएस काट लेना, आज कंफर्म भी हो गया। फी फॉर टेक्निकल सर्विस का क्वेश्चन हो 10% टीडीएस काट लेना। इंटरेस्ट का 5% स्पेशल सेक्शन 194 एलबी एलसीएलडी, नहीं तो 20% टीडीएस काट लेना। कौन से रेट से टीडीएस काटना? जो 115A में पढ़े हम लोग पिछली क्लास में, 2 क्लास 3 क्लास पहले 115A पढ़ा था। मैंने वहां क्या बताया था? 115A में जो टैक्स रेट है वही इसका 195 में क्या है? टीडीएस रेट। ऑलमोस्ट देखो यहां पर सब वही सब लिखा हुआ है, बस इतना ही तो है। ठीक, वापस मैं आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2 में। अब ये डिसाइड करना है पॉइंट नंबर 2 और 3 की हेल्प से कि मैं 20% का टीडीएस पूरे 50 लाख पे काटूं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे हेल्प करेगा कम अमाउंट पे टीडीएस काटने का। अभी तक ये कंफर्म्ड हो चुका है, टीडीएस कटेगा और कुछ ना दिया हो तो 20% से काटूंगा। लेकिन सर अच्छा होता कि ये 20% 12,50,000 पे कट जाता, एनआर को बाद में रिफंड लेना पड़ जाएगा अगर 50 लाख पे टीडीएस काटोगे, क्योंकि कैपिटल गेन तो 12,50,000 ही हो रही है। तो अब उसके लिए हमारे पास है सेक्शन 195 सबसेक्शन 2 जहां अमेंडमेंट भी है, और सेक्शन 195 सबसेक्शन 3। इसको समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि 20% का टीडीएस 50 लाख की जगह 12,50,000 पे कब अप्लाई होगा। इसके लिए थोड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ऑर्डर लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऐसा मैंने टीडीएस की आखिरी क्लास में भी बताया था। अगर आप टीडीएस की आखिरी क्लास नहीं देखे हैं, टीडीएस की लास्ट क्लास जो हमने बाद में अपलोड की थी गूगल ड्राइव में, जिसमें मैंने 197 और 197A बताया है, ये यूट्यूब पे भी है मेरे चैनल पे। टीडीएस की आखिरी क्लास जो मैंने बाद में अपलोड की है गूगल ड्राइव पे, ड्यूरेशन शीट में दी हुई होगी, यूट्यूब पे भी है, सेक्शन 197 197A। फॉर्म नंबर 13 में अप्लाई करके एक सर्टिफिकेट, एक ऑर्डर लो लोअर रेट का। वही काम अभी हम लोग करेंगे किसमें? 195(2) 195(3) में एनआर के लिए। पढ़ते हैं इसको, अब लिखिए, शायद लिखा चुका हूं, देख लीजिए इसमें कुछ और एडिशन वगैरह सब करना है कुछ क्या। 195 पढ़ रहे हैं, उसकी अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, और अभी एक नई चीज सीखी कि रेट्स इन फोर्स कैसे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, देन फाइनेंस एक्ट, एंड देन फाइनेंस एक्ट के लास्ट में जो फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 है उसमें जाके कैसे देखते हैं। बहुत काम आएगा ये चीज प्रैक्टिकली आपके लाइफ में। बहुत दिनों से पेंडिंग भी था आपको बताना रेट्स इन फोर्स, तो आज ही के लिए रखा था, ऐसे समझिए कि 195 में मैं इसको बता भी दूं। जहां पर आपको वीडियो रोक रोक के देखनी है वहां पर आप वीडियो पीछे ले जाके रोक रोक के देख लीजिए। मैंने इस 195 के अलावा दूसरे सेक्शन भी कोट किए थे, वो भी देखना चाहते हैं देख लीजिए। मैंने यहां पर 195 के अलावा और भी सेक्शन कोट किए ना, 193, 4, 4A, 4B, इन सब में भी रेट्स इन फोर्स ही लिखा हुआ है। आप अभी क्या पढ़ रहे हो मेरे से? 195। ठीक है, फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल में भी गए तो वहां भी काफी सारे सेक्शन कोटेड थे, यहां भी वही सब सेक्शन कोटेड थे। तो कहीं ना कहीं देखो, एक्ट में पढ़ोगे इन सब सेक्शन को तो रेट्स इन फोर्स लिखा होगा, पार्ट 2 में भी यही सब लिखे हुए हैं, ऊपर में यही सब सेक्शन को रिकमेंड किया गया कि इन सब के लिए जाइए पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में। ये भी 114 पेज का है, ये भी 114 पेज का सेम फाइनेंस एक्ट है, खाली मैंने ओपन किया हुआ है पेज नंबर 78 पे जाके पार्ट 2 को, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। ऊपर जाएंगे तो वही चीज आ जाएगी, चैप्टर 1। ऊपर जाएंगे तो चैप्टर 1 आ जाएगा, चैप्टर 2 रेट्स इनकम टैक्स, इसमें सेक्शन 2 के सब सेक्शन 5 में गए थे हम लोग, नीचे 5 में गए थे। तो हमें बोला 195 के लिए कहां जाओ? पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, तो हम लोग नीचे चले गए ऐसे करके। ठीक है, आप कर लेना, और अपने से गूगल करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, फाइनेंस एक्ट भी मिल जाएगा, और इंटरनेट पे जाओगे तो आपको ये इनकम टैक्स की वेबसाइट भी मिल जाएगी जो मैं बंद कर रहा हूं। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। आइए अब वीडियो को रोकिए और पॉइंट नंबर 2 पढ़िए और पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। एक पॉइंट एनआर के लिए है,
1 पॉइंट ऐसे समझिए, एनआर छोड़ दीजिए, 1 पॉइंट पेयर के लिए है, 1 पॉइंट पेई के लिए। पेयर जो टीडीएस काटेगा उसके लिए पॉइंट नंबर 2, और जिसकी इनकम पर टीडीएस कटेगा उसके लिए पॉइंट नंबर 3 है। पेयर के लिए, डिडक्टर के लिए पॉइंट नंबर 2, डिडक्टिव पेई के लिए पॉइंट नंबर 3। पढ़िए, वीडियो को रोकिए और इसे पढ़िए प्लीज। अब कुछ नहीं बचा इस सेक्शन में, अब खाली रीडिंग 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 है। मेन कॉन्सेप्ट तो ऊपर वाले पैराग्राफ में था, अब तो रीड करके समझना है चीजों को, ज्यादा दम नहीं है अब इसमें। चलिए, क्या कहता है सेक्शन 195 सब सेक्शन 2। ये सब सेक्शन 2 है, ध्यान रखिएगा, ये मेरे नंबर भी हैं और ये सब सेक्शन 2 चल रहा है। जैसे ये अभी आप किस में थे, 195 सब सेक्शन 1 में थे, ये सब सेक्शन 2 है। वेयर द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सच सम, यानी डिडक्टर की बात हो रही है, पेयर की, जो चार्जेबल है सामने वाले के लिए, अदर देन सैलरी टू अ नॉन रेसिडेंट्स, कंसिडर्स दैट होल ऑफ सच सम वुड नॉट बी एन इनकम चार्जेबल टू टैक्स। मैं जो रुपए दे रहा हूं वो पूरे रुपए उसके हैंड्स पे टैक्सेबल नहीं है। बेस्ट एग्जांपल अभी हमारे सामने जो चल रहा है, सर पेयर को, डिडक्टर को लगता है कि जो मैं पूरे 50 लाख रुपए देना हूं, ये पूरे 50 लाख उसके हैंड्स पे 20% पे टैक्स नहीं होंगे। फैक्ट यही है कि नहीं हो रहे हैं। मैं 50 लाख की पेमेंट कर रहा हूं, वो उसे कैपिटल गेन रिट्रीव कर रहा है फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, तो उसकी इनकम मात्र 12,50,000 आ रही है। ये बात पेयर भी जानता है, पेई भी जानता है। तो पेयर इनकम टैक्स ऑफिसर को अप्रोच करके रेट को, टीडीएस के रेट को रिड्यूस करवा सकता है या अमाउंट को रिड्यूस करवा सकता है। 20% की जगह में भी 5% करवा सकता है, और या फिर पेमेंट का 20% पर 20% ऐसे करवा सकता है। दो तरीके से मैं इफेक्टिव रेट को कम करवा सकता हूं। या तो ये बोलेगा एप्लीकेशन लगा के कि सर देखो 50 लाख की जगह उसकी इनकम 12,50,000 हो रही है, तो 20% का टीडीएस रेट 50 लाख पर न लगाने की जगह ऐसा करो, टीडीएस के रेट को रिड्यूस कर दो, 5% कर दो, 6% कर दो, तो ये प्रॉक्स उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक, कहता है वेयर द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सच सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट अदर देन सैलरी टू अ नॉन रेसिडेंट considers that whole of such sum would not be an income chargeable to tax in the hands of recipient। ये एग्जांपल मैंने कैपिटल गेन के दिया, ये रेंट का भी हो सकता है, प्रोफेशनल फी का भी हो सकता है। ही मे मेक एन एप्लीकेशन, कौन लगाएगा एप्लीकेशन, डिडक्टर। सर ये तो 197 जैसी बात हो गई। हाँ, वो रेसिडेंट के केस में था, ये एनआर के केस में है, ऐसे समझ लो। 197 एक तरह से रेसिडेंट वाले सेक्शन के लिए था, और 195 ऐसे समझ लो कि एनआर के सेक्शन के लिए है। अब ये अमेंडमेंट क्या है सर, एक्चुअली में पहले इसका फॉर्मेट नहीं था कि किस तरीके से अप्लाई करना है, किस फॉर्म में करना है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ रूल्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, फॉर्म्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए हैं, ताकि इसको ऑटोमेटेड किया जा सके। एप्लीकेशन लगाने का, जो 192 का एप्लीकेशन लगाता था डिडक्टर कि आप मुझे एक रेट प्रिस्क्राइब कर दीजिए 20% की जगह पे, उसको फॉर्मेट नहीं था, उसका प्रोसीड्योर नहीं था, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर फॉर्म्स एंड प्रोसीड्योर नॉमिनेट कर दिए। अभी भी हालांकि ड्राफ्ट फॉर्मेट पे है, फाइनलाइजेशन पे अभी भी नहीं पहुंचा है इसके फॉर्म्स एंड मैनर्स। बगल में लिख लीजिए रूल नंबर, बगल में लिख लीजिए रूल नंबर, रूल 290 कैपिटल बी कैपिटल ए, रूल 290 बी ए एंड फॉर्म 15E, E फॉर एलिफेंट। सर इसके लिए जो फॉर्म नंबर प्रिस्क्राइब्ड है, हालांकि आज तक ये नोटिफाई नहीं हुआ है, ड्राफ्ट मोड में चल रहा है। कौन सा, रूल 29BA एंड फॉर्म 15E, एग्जाम्स के लिए नहीं, आपकी नॉलेज के लिए। फिलहाल कहता है कि एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में देना पड़ेगा। कौन देगा, डिडक्टर, पेयर। कब, जब उसे लगता है कि पूरा का पूरा अमाउंट उसके हैंड्स पे टैक्सेबल नहीं हो रहा है, चाहे वो अब रेंट हो, प्रोफेशनल फी हो या कैपिटल गेन की पेमेंट हो। तो अब appropriate proportion of such sum so chargeable in and upon such determination tax shall be deducted under subsection 1 only on that portion of the sum which is so chargeable। सर मैं जब ये एप्लीकेशन लगाऊंगा फॉर्म नंबर 15E में, उसमें सारी बात लिखूंगा कि मैं 50 लाख का पेमेंट करने वाला हूं, ये इसको कैपिटल गेन में होके उसकी इनकम 12,50,000 ही आएगी, तो मुझे क्या तो 50 लाख में से 12,50,000 पे टैक्स काटने दो 20%, और या फिर मेरा रेट रिड्यूस करके कर दो 20 से 5-6%, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। मैं एओ से रिक्वेस्ट करूंगा,
और AO 195(2) का ऑर्डर पास कर देगा। मैं फिर उस ऑर्डर के रेट से TDS काटूंगा। AO यहां पर सर्टिफिकेट इशू करेगा, ऑर्डर पास करेगा 195 सबसेक्शन 2 का। आप अगर ऑफिस में काम करते हो, आप पेयर हो, तो आप ही के टैक्स कंसल्टेंट ने या आपकी टीम ने ये ऑर्डर लिया हुआ होगा। आप एक ऐसी ऑफिस में काम करते हो, आप एक ऐसी टीम पे, आप एक ऐसे क्लाइंट पे काम कर रहे हो जो पेयर है, नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं आपसे ही, आपकी टीम ने ही 195(2) लिया हुआ होगा। ढूंढोगे फाइल में तो मिल जाएगा, कभी ना कभी ऑडिट करते समय और अकाउंटिंग करते समय आपको आया होगा आपके हाथ में कोई ऑर्डर, 197 का ऑर्डर जो हम लोगों ने TDS की लास्ट क्लास में पढ़ा, और ये NR की पेमेंट है 195(2) का ऑर्डर। ठीक, बोला सर पेयर कोऑपरेटिव नहीं है। पेयर बोलता है आई एम नॉट फ्री फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मैं तो 20% TDS 50 लाख पे काटूंगा। पेयर को ये करना था ना, पेयर बोलता है मैं क्यों ये सब करूं, मैं तो 20% काट लूंगा 50 लाख पे। तो एक ऑप्शन और दे रहा है सबसेक्शन 3 में पेई को। यहां पे पेई ले सकता है ऑर्डर, लेकिन ये सिलेक्टेड केसेस में है एप्लीकेबल, और ये नील के केस में एप्लीकेबल है। जब ऐसी कोई पेमेंट जिस पर TDS ही ना कटे, उसके लिए ये है सबसेक्शन, लेकिन इसका लिमिटेड यूज है। पेई के लिए है एप्लीकेशन का ऑप्शन, लेकिन लिमिटेड यूज के लिए है, जहां पर TDS ही नहीं कटना हो। सर यहां पर हम एक्चुअली में पेयर को इंसिस्ट करेंगे। इस केस के लिए जो मैंने आपके सामने ग्राउंड रखा था, इस केस में पेयर को 195(2) की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। सर एप्लीकेशन नहीं लगाएगा तो 20% फिर पूरे 50 लाख पर TDS कटेगा। TDS काटना तो जरूरी है, फिर पूरे 50 लाख पे कटेगा। 50 लाख पे कटेगा तो सामने वाला नाराज होगा जो घर बेचना चाहता है, वो बोलेगा जाओ मैं घर नहीं बेचता तुमको। वो क्या बोलेगा, जाओ मैं तुम्हें घर ही नहीं बेचता। अब तुम्हारी डील नहीं हो पाएगी। तो तुम्हें अगर डील लेनी है और तुम्हें ये पेमेंट करनी है और प्रॉपर TDS काटना है, तो इस पर्टिकुलर केस में जहां पे पूरा 50 लाख सामने वाले के हैंड पे टैक्स नहीं हो रहा, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेयर की। एप्लीकेशन डालो किसमें, 195(2) में, जिसका प्रोसीड्योर एंड फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड हो चुका है। हालांकि अभी आया नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट मोड में ही चल रहा है। कोविड के कारण सोच लो डिले। रूल नंबर कौन सा लिखा है, 29BA एंड फॉर्म नंबर 15E, फ्यूचर कह लो। और सर प्रैक्टिस में अगर आप जाओगे ना, अगर आप फ्यूचर में क्वालिफाई करने के बाद अगर प्रैक्टिस में जाओगे, तो क्लाइंट अगर आपको मिला और आपने 195(2) का एप्लीकेशन लगा के क्लाइंट को फायदा पहुंचाया, सर 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए की फीस मिलती है। इसमें पैसा 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ इन्वॉल्व है पेमेंट साइड में। हम पेमेंट कर रहे हैं 50 करोड़ की, TDS काटेंगे 20% पे 4 करोड़। अब तुम इसमें एप्लीकेशन लगा के ले आओ, रेट 5%, रेट 3%, रेट 8%, जस्टिफाई करो, सर मिल जाता है। 195(2) का ऑर्डर पास करने पर रेट लोअर हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट जाएगा, तो पार्टी खुश होंगी, आपकी सैलरी, आपका बोनस, आपकी फीस। सर प्रैक्टिस में अगर आप जाना चाहते हो फ्यूचर में, तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस वाला काम है। और अगर ट्रेनिंग पीरियड में ये काम सीखने को मिले, एक तो 197 का काम जो मैंने आपको बताया था TDS की क्लास में आखिरी क्लास, और एक ये वाला काम NR के लिए। तो आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो वो NR टैक्सेशन में काम करता है, फॉरेन रेमिटेंस में काम करता है, आप MNC कंपनी पे काम कर रहे हो, क्लाइंट्स पे जिनके यहाँ फॉरेन रेमिटेंस इन्वॉल्व है, तो सर ये काम तो होता ही होगा वहां पे। अच्छी जगह पे अगर काम कर रहे हो या आगे काम करना चाहो तो सर इट इज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। फ्यूचर में अगर आप अपनी फर्म खोलना चाहते हो तो इट इज योर स्कोप ऑफ वर्क, बट उसके लिए नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज के आज एक सीढ़ी तो मैंने चढ़ाई दी। अगर आप बोलते हो सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो आज मैंने एक सीढ़ी चढ़ा दी ना। अब फ्यूचर में कभी भी ऐसा केस है तो दिमाग खुला रखना कि हाँ हमने 192 195 में ये सब पढ़ रखा है। ठीक, काम आएगा, गारंटेड काम आएगा। अभी एग्जाम के लिए तो काम आएगा ही आएगा, फ्यूचर में भी काम आएगा। बोला सर ये कौन सी बात है, इसमें एप्लीकेशन कौन लगाएगा, पेई, जिसकी पेमेंट पर TDS कटने वाला है और उसे लगता है कि मेरा एक भी TDS नहीं कटना चाहिए, पूरा पैसा मुझे मिलना चाहिए। सर इसमें क्या है, कम रेट कम अमाउंट। इसमें भी नील का ऑर्डर मिल सकता है, नील का और लोअर रेट का मिल सकता है, लेकिन इसमें तो नील का ही मिलेगा। क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर सबसेक्शन 5 एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी इंटरेस्ट और अदर सम ऑन विच टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड
as per above section above may make an application in the prescribed form to AO for granting a certificate authorizing him to receive interest or other sum without, यानी नील का ऑर्डर मिलेगा। यानी एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आप बोलते हैं टैक्स कटना ही नहीं चाहिए, पूरा का पूरा पैसा मुझे मिलना चाहिए। मे बी शायद DTAA का रिलीफ लेना चाहते हैं आप, मे बी आप शायद DTAA का रिलीफ लेना चाहते हैं, तो आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा और फिर सर्टिफिकेट लेके उसी डिडक्टर को दे दीजिएगा, वो बिना TDS काटे पूरा पैसा दे देगा। सर ये सर्टिफिकेट में टाइम लिखा होता है कि कितने दिन कितने साल, 1 साल के लिए जनरली होता है, कम का होगा तो उसमें टाइम लिखा होगा कि ये सर्टिफिकेट इस ईयर इस मंथ के लिए वैलिड है, और पहले भी AO कैंसिल कर सकता है, इसको कैंसिल करेगा तो वैलिडिटी कम हो जाएगी। और सर अभी जो 3rd नंबर पॉइंट पढ़े उसके लिए बोर्ड टाइम टू टाइम रूल्स और फॉर्मेट इशू करती रहेगी, तो इसके भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए रूल्स और फॉर्मेट है, बगल में लिख लीजिए। रूल 29B, फॉर्म 15C, फॉर्म 15D, प्रैक्टिकल के लिए, एग्जाम के लिए नहीं, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बता रहा हूं, तो इसके लिए कौन सा रूल देखें सर? रूल 29B, फॉर्म 15C, फॉर्म 15D, नॉट फॉर एग्जाम्स। फिर से बताऊं, नॉट फॉर एग्जाम्स। एग्जाम्स वाली बात ऊपर खत्म हो गई, पॉइंट नंबर 1। एग्जाम्स वाली बात के लिए पॉइंट नंबर 2 में इतना ध्यान रखना है कि हम AO से 195(2) का एप्लीकेशन देके लोअर रेट का ऑर्डर ले सकते हैं। कौन? डिडक्टर। 195(3) के लिए एक छोटी सी बात, क्या पेई नील के केस में खुद एप्लीकेशन लगा के ऑर्डर ले सकता है। अमेंडमेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। 4 और 5 नॉट फॉर एग्जाम्स। 6th इंपॉर्टेंट है, 6th इंपॉर्टेंट है। जो भी पर्सन नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, यानी फॉरेन रेमिटेंस कर रहा है, चाहे वो अमाउंट टैक्सेबल हो या नहीं हो, TDS कटे या नहीं कटे, उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करेगा प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। कोई भी क्लाइंट, कोई भी ऑफिस अगर फॉरेन रेमिटेंस कर रही है NR को, TDS कटे ना कटे, उस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। TDS नहीं काटा तो क्यों नहीं काटा, उसकी रिपोर्टिंग, और TDS काटा तो किस परसेंटेज से काटा, ये पर्सन जो पे कर रहा है वो रिपोर्टिंग करेगा ऑनलाइन किसी न किसी फॉर्म्स के थ्रू। किसको? डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो हर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है। 15 CA-CB फॉर्म्स होते हैं, इससे रिलेटेड 15 CA-CB फॉर्म्स होते हैं। जब तक हम ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पे उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, आपको एक क्लियरेंस नहीं मिलेगा, और उस क्लियरेंस के बिना आपका पैसा RBI फॉरेन नहीं भेजेगी। जब मैं RBI के पास जाऊंगा, यानी बैंक के पास, कि मुझे $4 लाख फॉरेन भेजना है, तो बोलेगा जाओ पहले 15 CA-CB लेके आओ। 15 CA-CB क्या है? वो यही है, रिपोर्टिंग। अपने ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करो, वो सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकलेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से, जो इनके डेडिकेटेड वेबसाइट है फाइलिंग प्रोसीड्योर के लिए, और फिर उस पेपर को आप बैंक को सबमिट करो, तो वो पैसा फॉरेन रेमिट होगा। इस पर हम लोगों के सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ती है। हम लोग अगर TDS है तो बिना हमारे सिग्नेचर के सर्टिफिकेट इशू नहीं हो सकता। हमारे मतलब CA के, यहाँ पर CA का सिग्नेचर चाहिए फॉरेन रेमिटेंस के लिए, अगर आइटम टैक्सेबल है। हम सर्टिफाई करेंगे कि ये आइटम टैक्सेबल था, प्रॉपर TDS कट चुका, हम साइन करेंगे फॉर्म में, उसके बेसिस पर डेटा अपलोड होगा, क्लाइंट अपलोड करेगा, उसके बेसिस पर प्रिंट आउट निकलेगा, वो बैंक में जाएगा, बैंक से पैसा फॉरेन जाएगा। स्टेप्स हैं इसमें, हालांकि सिंपल पढ़ते हैं इसको एग्जाम के लिए। द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू NR not being a company or to a foreign company any sum whether or not chargeable to tax, TDS कटा हो या नहीं कटा हो, shall furnish the information relating to the payment of such sum in such form and manner as may be prescribed। 15 CA 15 CB फॉर्म्स हैं, और 15 CB फॉर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करा के लेना पड़ता है। ये सब जैसे ITR फाइल करते हैं ऑनलाइन, वैसे ही ये प्रोसीड्योर है फाइलिंग का, और फिर वो डॉक्यूमेंट हम बैंक को देते हैं, बैंक वाला फिर पैसा फॉरेन रेमिट करता है। हमें फॉरेन पैसा भेजना है $, बैंक चाहिए, और बैंक के पास जाते तो बैंक बोलता है हमें वो सर्टिफिकेट लाके दो जिसकी बात 195(6) में हो रखी है। जब इसके फॉर्म्स और मैनर में जाते हैं तो यहाँ फॉर्म्स हैं, CA का सर्टिफिकेट लेना होगा, TDS जहां कटता है। कुछ केसेस हैं जहां CA का सर्टिफिकेट नहीं लेना, लेकिन कंपनी को अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन सबमिट करना होगा। 15 CA में CA का सर्टिफिकेट चाहिए तब तो 15 CB एंड CA दोनों, नहीं चाहिए तो 15 CA हमें ऑनलाइन सबमिट करना होगा, उससे फिर डेटा जनरेट होगा, फॉर्म सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, एक्नॉलेजमेंट, और फिर उसको बैंक को देंगे कि देखो हमने इनकम टैक्स का कंप्लायंस कर दिया, ये रहा एक्नॉलेजमेंट, अब तुम पैसा भेजो फॉरेन। सर अगर ये काम नहीं करेंगे हम तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। ये यहाँ पर 2-3 मार्क्स के लिए ध्यान रखना। 197 के ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, 195 के ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, चाहे TDS काटे या नहीं काटे। ठीक।
लिखा हुआ है वेदर और नॉट चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और नहीं करेंगे इसकी रिपोर्टिंग को तो 1 लाख रुपए का फाइन है। डन। अच्छा, अब हर जगह देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, अगर सम चार्जेबल टू टैक्स है तो टीडीएस काटना है। यहां भी लिखा हुआ है सम चार्जेबल टू टैक्स है, पूरा नहीं है तो आपको एप्लीकेशन देना है। यहां लिखता है सम चार्जेबल टू टैक्स है लेकिन आपका कहना है कि इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। तो अब गवर्नमेंट एक स्पेशल केस ला रही है कि सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है भूल जाओ। बोर्ड यानी सीबीडीटी नोटिफिकेशन इशू करके कुछ स्पेशल क्लास के लोगों को बोलेगी कि भैया तुम्हें टीडीएस काटना ही काटना है, एप्लीकेशन देनी ही देनी है टीडीएस के लिए, चाहे वो सम चार्जेबल टू टैक्स हो या नहीं हो। मतलब कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं जिनकी ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करनी। उस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि सुनो, अगर तुम इस कैटेगरी के लोग हो तो तुम हमारे यहाँ एप्लीकेशन दोगे 195(2) में, हम ऑर्डर पास करेंगे, फिर पेमेंट जाएगी। यानी हर पेमेंट पे आप एप्लीकेशन देके हमसे 195(2) का, जैसा 195(2) नहीं, ये क्या हो गया 195(7), लेकिन हम इसके बिहाफ में जब जब नोटिफिकेशन निकालेंगे तब तब आपको ऐसा करना है। एक एप्लीकेशन देते थे 195(2) में, एक और एप्लीकेशन लगानी पड़ सकती है अलग केस में 195(7) में, अगर डिपार्टमेंट कहेगा तो। अच्छा, जब कहेगा तो वो पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स हो या नहीं हो, आपको एप्लीकेशन लगानी है। आप अपने मन से डिसाइड नहीं करेंगे कि वो सर इंडिया में टैक्सेबल नहीं था इसलिए हमने टीडीएस नहीं काटा। आप अपने मन से नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे। कौन? डिपार्टमेंट के लोग। तो जैसे अभी पिछले पेज पर 195(2) का एप्लीकेशन लगा रहे थे, वैसे यहां पर 195(7) का एप्लीकेशन लगेगा। मैनर वही है, फॉर्म्स वही है, लेकिन हाँ कौन लोग ऐसा करेंगे उसके लिए बोर्ड नोटिफिकेशन में उस क्लास को नोटिफाई करेगी। मे बी कंपनी, एवरी कंपनी, मे बी एवरी पर्सन जिनकी टैक्स ऑडिट होती है, मे बी एवरी पर्सन जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक हो। कोई भी एक लिमिट लगा के हम उसको इसके अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। पढ़ लीजिए इसको, 195 का आखिरी सब सेक्शन क्या कहता है। और ये जो 2 जगह आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये वही फॉर्म्स और रूल्स को प्रिस्क्राइब कर रहा है, और उसी चीज की चर्चा इसके अंदर लिखी हुई है बॉक्स के अंदर। पढ़िए क्या कहता है पॉइंट नंबर 7, सब सेक्शन 7। यहां इंटरनेट पे पढ़ना है इसके लिए तो रूल 37BB है, प्रैक्टिकली पर्पसल, नॉट फॉर एग्जाम्स। एग्जाम के लिए तो ये 1 लाख का फाइन और इंफॉर्मेशन हमें सबमिट करनी है। 195(2) की एप्लीकेशन कौन लगाएगा? पेयर, डिडक्टर, जब पूरा अमाउंट उसे लगता है कि टैक्सेबल इंडिया में नहीं है। और टैक्स काटेंगे रेट इनफोर्स से, ऐसा कौन कहता है? 195। कौन काटेगा? आर हो या एनआर? कब? जब पेमेंट एनआर को जा रही है तब। तो काफी लाइटली पढ़ना है इसको। Notwithstanding anything contained in subsection 1 or 2, the board may by notification specify a class or class of person where the person responsible for paying to NR not being a company to foreign company any sum whether or not chargeable to tax। बोल्ड किया हुआ आपके लिए, देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ था, if such sum is chargeable to tax। तो यहां पर चार्जेबल हो या नहीं हो आपको एप्लीकेशन लगानी ही पड़ेगी। अच्छा, यहां पर क्या है? मे, आप एप्लीकेशन लगा सकते हो ही मे। मैं एप्लीकेशन नहीं लगाना चाहता हूं, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। 195(2) में यहां मे वर्ड है, पूरा पैसा काट लो 50 लाख पर 20%, हमारा जो क्लास का एग्जाम्पल चल रहा है, मत लगाओ एप्लीकेशन। लेकिन फिर सामने वाला घर ही नहीं बेचना चाहता है तो क्यों सामने वाला 50 लाख पे 20% का टीडीएस लगवाए? बोलेगा मैं घर तुम नालायक को बेचूंगा नहीं, दूसरे को बेच दूंगा। फिर तो मे है यहां वर्ड, लेकिन 195(7) में सैल है। अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया तुम्हें और तुम पेमेंट एनआर को कर रहे हो तो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एप्लीकेशन उसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ फॉर्म में लगानी पड़ेगी जो हमने अमेंडमेंट करके यहां पे डाली, और इसके लिए रूल्स भी आ गए, फॉर्म्स भी आ गए, जो आज के दिन लेकिन इफेक्टिव नहीं है। अभी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर रही है, लोगों से सजेशन लेके रखी हुई है, इशू नहीं किया अभी तक। सर हम सिर्फ लिमिटेड अमाउंट टैक्स करेंगे, लेकिन ये जजमेंट हम अकेले नहीं कर सकते। ये जजमेंट हमेशा कौन करेगी? असेसिंग ऑफिसर। मान लो 5 करोड़ की पेमेंट जा रही है तो उसमें कितना परसेंट टीडीएस लगाएं या किस अमाउंट पे लगाएं, इसका जजमेंट अब किसके पास चला गया? असेसिंग ऑफिसर के पास। सर ये कह रहा है अमेंडमेंट क्यों हुआ 195(2) में और 7 में? क्योंकि पहले फॉर्म्स प्रोसीड्योर प्रिस्क्राइब्ड नहीं थे, हम अब इसे ऑटोमेटेड करना चाहते हैं। आपको डिपार्टमेंट का चक्कर नहीं लगाना, आप घर बैठे बैठे फॉर्म्स फिल करो, स्कैन करो, अपलोड कर दो, आपको घर बैठे बैठे 195(2) का ऑर्डर आ जाएगा। हमें पूरी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन सबमिट कर दो। इफ यू वांट अ लोअर रेट और नील रेट ऑर्डर और सर्टिफिकेट एज पर सेक्शन 195(2) और 195(7।
तो सर एक्ट कहता है 20%, ठीक, डीटीए कहता है 5% और तुम लोअर रेट ले आए 2%, तो तुमको 2% पर टीडीएस कटेगा। फिर 195(2) के एप्लीकेशन की ऑर्डर की वैल्यू इतनी है, 195(2) में एप्लीकेशन डाल के अगर ऑर्डर ले आए 1% का, तो फिर 1% टीडीएस कटेगा। फिर इनकम टैक्स रेट 20% भूल जाओ, डीटीडब्ल्यूए रेट 10% भूल जाओ। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डीटीडब्ल्यूए रेट, तुम्हें लगता है कि नहीं 1% पे ही टैक्स लगना चाहिए, मेरा कैपिटल गेन बहुत कम है, मेरा रेंट में खर्चा बहुत है, रेंट की इनकम आई खर्चा है, रॉयल्टी की इनकम आई खर्चा है। रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे 10-10% का टैक्स है, हमेशा याद रखना अपने एग्जाम्स के लिए। रॉयल्टी 10%, फी फॉर टेक्निकल सर्विस 10%, इंटरेस्ट 20%, अगर वो एलबी एलसी एलडी वाला है तो 5%, कैपिटल गेन पे 20%। लेकिन लोअर का रेट का ऑर्डर ला सकते हो 195(2) में, और पेई नील रेट का ऑर्डर ला सकता है 195(3) में, अगर सिचुएशन वैसी है तो। ठीक है, क्लियर। सर ये मैं पहले ही बता चुका हूं, नेट ऑफ टैक्स का पूरा एग्जाम्पल आपको बताया है आधा घंटा तक कि नेट ऑफ टैक्स में क्या होता है। नेट ऑफ टैक्स में पूरे 5 लाख की पेमेंट जाती है और 10% का टीडीएस है, तो उसको 90% से ग्रॉस अप करना पड़ता है। 55,555 वाला एग्जाम्पल क्लास में बता रखा है, ये पूरा बता रखा है सर। 115A की लास्ट 115A वाली क्लास में, 115A वाले लेक्चर में पूरा बता रखा, मैं इसको यहां नहीं बताने जा रहा।